हेलो नीट एस्पिरेंट्स, क्या हालचाल। ऑल द बेस्ट तथास्तु। तीन टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले एक वो स्टूडेंट होगा जो फुल्ली मतलब प्रिपेयर्ड रहेगा। वो अभी क्या करना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन या कुछ अलग क्वेश्चन बैंक ये सब लगा के पैनिक नहीं होने का है, क्योंकि सिलेबस में बहुत फिलिंग को मैंने एग्जाम दिवस हेलो नीट एस्पिरेंट्स, क्या हालचाल। मैं हूं नाजिर हुसैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आप लोग देख रहे हो मेडिकल एकेडमिया। आज हम लोग एक वीडियो शुरू करने वाले हैं जिसमें हम 4-5 एमबीबीएस स्टूडेंट को पूछेंगे नीट 2024 के लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन का लेवल अभी किस लेवल पे है और किस लेवल पे होने से आप लोगों को कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। विवेक, नीट एस्पिरेंट के लिए लास्ट मंथ का कुछ स्ट्रेटेजी बताओ अपनी तरफ से। तो देखो, स्ट्रेटेजी मतलब क्या है, लास्ट टाइम चल रहा है, एक मंथ जैसा टाइम है। तो पहला बात तो है पैनिक नहीं होने का है, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, अभी क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। लास्ट टाइम पे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन 2018-19 से देखो, एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है नीट का पैटर्न। तो एनटीए क्या करता है, 98% तक, 98-99% तक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन उठा रहा है। थोड़ा ट्रिकी करेगा लेकिन एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही होगा। तो उस 98-99% में फोकस करने के लिए तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। अभी आगे पढ़ा नहीं पढ़ा वो गोली मारो, अभी पढ़ना शुरू करने से भी एक अच्छा स्कोर तुम ला सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत हद तक मतलब इम्प्रूव होगा। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ, और अभी क्या करना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन या कुछ अलग क्वेश्चन बैंक ये सब लगा के पैनिक नहीं होने का है, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ाता है लेकिन आता पर्टिकुलरली पैटर्न अगर देखो तो एनसीईआरटी का पैटर्न से ही मतलब फॉलो हो रहा है। तो अभी मेरा हिसाब से 1 महीना है तो एनसीईआरटी फॉलो करो। और एक बात बोलना चाहूँगा खुद के एक्सपीरियंस से, मतलब कि पहले क्या होता है, आदमी एक पर्टिकुलर कोचिंग तो मैक्सिमम लेता ही है ना, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन ऐसे फिजिक्स वाला अनअकैडमी, वेदांतु, या ऑफलाइन होता है तुम्हारा क्या पोटेंशियल, एलन, आकाश, ये सब। तो सबका पेपर कलेक्ट करो। जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट होगा या किसी किसी का हो गया शायद, तो सबका पेपर कलेक्ट करो। और पेपर कलेक्ट करने के बाद क्या करो, सेल्फ एनालिसिस कैसे करो। ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकालो, बैठ जाओ, 3 घंटा अलार्म लगाओ और पूरा शिद्दत से, दिल से फिलअप करो, अच्छे से करो, और उसको एनालाइज भी करो कि कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ। क्योंकि ये पेपर ऐसा होता है ना, ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो सब चालू कर देता है, उससे मतलब एक रेंज मिल जाता है। खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मैंने आकाश को ज़्यादा फॉलो किया था दोनों बार। एक बार पहले जो विदाउट ड्रॉप दिया था या दूसरी बार जो ड्रॉप ईयर में दिया था, तो आकाश का जो पेपर दोनों टाइम ही मतलब जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का पेपर है, शिद्दत से लगाया, ओएमआर फिलअप किया, एक रेंज मतलब जिस बार मैंने मतलब सीट मिला था मुझे, तो 600 मेरा हाईएस्ट आया था उसी मतलब टेस्ट में। ज़्यादा 5-6 टेस्ट होता है ना, तो एक टेस्ट में 600 आया था और मिनिमम आया था मेरा 580। तो मेरा नीट में आया 588। तो एक रेंज मतलब मिल गया। तो ऐसे पढ़ो, मतलब अभी ज़्यादा पैनिक नहीं होने का है कि मेरा ऐसा हुआ नहीं हुआ। मॉड्यूल लगाओगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो डूब जाओगे। तो मेरा मानना यह है, एनसीईआरटी पे फोकस करो, जितना हो सकता है टेस्ट लगाओ। हेलो एवरीवन, मैं सिलवाली चौरसिया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन आसाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। तो लास्ट 30 डेज़ का स्ट्रेटेजी, जैसे कि मेरे दोस्त नाजिर हुसैन पूछ रहे बताने को, सबका अलग अलग होता है, मैं अपना बताता हूँ। तो सबसे पहले लास्ट 30 डेज़ में जो माइंडसेट होना चाहिए, सबसे पहले इंसान का होता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तुम्हारा जो भी प्लान्स है, क्या तुम उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, तुम लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन है उसके साथ साथ में मोटिवेशन भी चाहिए होता है। क्योंकि डिसिप्लिन होता है कि इंसान दिन में तुम 8 घंटा पढ़ पाओगे, लेकिन उसको ऐड करके तुम 12 घंटा 14 घंटा तक खींचना चाहते तो उसके लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए। तो तुम लास्ट के 30 डेज़ में तुम कंसिस्टेंसी विद मोटिवेशन उस पर काम करो। और माइंडसेट क्या होना चाहिए कि लास्ट के जो 30 डेज़ है उसमें तुम्हारा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन्स से लेके इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फिर और जो भी चीज़ है, लाइक दोस्त कहीं जाते हो घूमने, ठीक है, बीच बीच में तुम गाना सुन रहे हो, ब्रेक्स, छोटे छोटे चीज़ें कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेनली जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है तुम अपने लाइफ में उसको आइडेंटिफाई करो
और लास्ट के 30 डेज में उसको एलिमिनेट करो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, तुम नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाओ, लाइक 12 to 14 आवर्स रेगुलरली फॉर 30 डेज। तीसरी बात, तुम्हें प्लान करना होगा सबसे पहले कि तुम्हारे पास 30 डेज है, इन 30 डेज में क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बीच में बफर पीरियड रखो कि लाइक तुम्हारा 7 दिन का गोल है तो 7 दिन में जो जो बचेगा तुम एक बफर पीरियड रखोगे, 8वें दिन में तुम उसे ख़त्म करोगे। तो ऐसे कर करके तुम प्लान करो। अब स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स लाइक स्टडी स्ट्रेटेजी सबका अलग अलग होता है। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले एक वो स्टूडेंट होगा जो फुल्ली मतलब प्रिपेयर्ड रहेगा, वो उसका सिलेबस कंप्लीटेड है, वो बार बार रिवाइज कर रहा है, तो वो अभी क्या करेगा, उसको वापस से वही रिवीजन करना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल है। दूसरा टाइप का स्टूडेंट वैसा है कि उसका सिलेबस कंप्लीटेड है और वो टेस्ट नहीं दे रहा है और थोड़ा रिवीजन बाकी है, तो आप रिवीजन करते रहो और टेस्ट दिन में लाइक रोज़ नहीं दे पा रहे हो तो 3 to 4 डेज़ में टेस्ट देते रहो। और तीसरे साइड के स्टूडेंट्स वो है जिनका सिलेबस भी थोड़ा बाकी है, कुछ चंक ऑफ सिलेबस बाकी है और रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, तो उनको सबसे पहले मेरा ये वाला कंडीशन था कि मेरे को लास्ट में रिवीजन भी बाकी था, सिलेबस भी बाकी था, टेस्ट भी देना था। तो इसमें क्या है कि तुम्हें दिन में डिवाइड करना पड़ेगा, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है। तो जैसे सुबह को तुमने नया कुछ पढ़ लिया, दोपहर को रिवीजन कर लिया, रात को टेस्ट दे दिया, तो इसमें तुम्हें दिन को डिवाइड करना पड़ेगा, उस हिसाब से तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 केसेस आइडियल है और फर्स्ट 2 केसेस में बहुत कम कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो आइडियल स्टूडेंट्स होंगे, वो टॉपर्स होंगे, जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। दूसरे स्टूडेंट्स जो मेरी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो आप ऐसा वर्कआउट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कोई होप नहीं है, ठीक है। लास्ट 30 डेज है, उसमें लोग बहुत कम लेवल से तुम 100 मार्क आराम से उठा सकते हो लास्ट 30 डेज में, वो 100 to 120 मार्क तुम आराम से उठा पाएगा कोई भी स्टूडेंट्स। और सबसे मेन बात, अभी तुम्हें कॉन्साइजली पढ़ना है, तुम्हें वास्ट अपना नॉलेज जो है उसको कॉन्साइज कर लेना है, उसी कॉन्साइज नॉलेज को तुम्हें बार बार रिपीट करके रिवाइज करना है और उसमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। लाइक बायोलॉजी में सबसे पहले एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है, एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं है। तुम्हारा एनसीईआरटी उसको बार बार पढ़ो और टेस्ट दो, बार बार पढ़ो एनसीईआरटी और टेस्ट दो। भले ही किसी टेस्ट में एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन आ रहा है तो डेट डजंट मैटर, बिकॉज नीट में वो क्वेश्चंस नहीं आएगा, इतना तो गारंटेड है। एनसीईआरटी का कोई भी नीट में कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, वो गारंटेड है। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी सेम, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट होते हैं, जो चैप्टर इनसाइट्स, फैक्ट्स, नंबर्स, वो सब पॉइंट आउट करके उसको बार बार रिवाइज करो, सिर्फ एनसीईआरटी। और फिजिक्स में मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो तुमने कितने सालों से क्वेश्चन, 1 साल से जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन वो होंगे जो तुम्हें बनाने में मुश्किल आते होंगे, उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तुम्हें पहले से आता है, उसको बनाकर तुम्हें टाइम वेस्ट होगा, उसको बनाने लगोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी, इंटेक्स क्वेश्चन, PYQs, फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, टफ क्वेश्चंस, एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतना भी टफ नहीं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और इतना भी ईजी नहीं कि वो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। 30 डेज है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। अभी तुम 120 से 150 मार्क उठा सकते हो अभी 30 डेज में, सिर्फ 30 डेज में तुम 120 से 150 मार्क आराम से उठा पाओगे। बस उसके लिए बहुत रिगरस मेहनत करना पड़ेगा। 30 डेज में जो होता है ना इंसान, बहुत रिगरस मेहनत करना पड़ेगा, पूरी तरह जान लगा देना पड़ेगा। टेस्ट दो, रिवाइज करो अपना जो कॉन्साइज जो तुम्हारा रिसोर्सेज है, मतलब जो भी रिसोर्स है जिसको तुमने कॉन्साइज किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ है तो कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो, मोर एंड मोर नंबर ऑफ टेस्ट दो और बेस्ट ऑफ लक। নিজৰ যিখিনি উইক পইণ্ট হয় সেইখিনি ৱৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু প্লাছ তোমাৰ যিখিনি MCQ হয় তাৰ MCQ ভালকৈ মানে ফিল আপ কৰিবলৈ মক টেষ্ট দিব লাগিব আৰু নিগেটিভটো যদি আহে তেন্তে নিগেটিভটো কেনেকৈ কমাব পাৰি সেইটো চাব লাগিব আৰু প্লাছ এক্সাম চাইকেল যোনটো 2 to 5 হয় সেইকাৰণে সেই এক্সাম চাইকেলটো মেইনটেইন কৰিবলৈ সেনেকুৱা টাইমতে মক টেষ্টটো দিব লাগিব আৰু সেইখিনি फार्मूला रिवीजन और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और जो जिस इंस्टीट्यूट पे जो है उधर का जो मॉक टेस्ट होता है वो मॉक टेस्ट ज़्यादातर प्रैक्टिस करना चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ा हुआ है पहले से सब कुछ नीट में जाके याद आ जाएगा, बस कूल रहना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है।
since it's the last month, 1 month remaining for the NEET. So I would say don't take really stress and just go with the flow. Don't try to make new strategies regarding the mock papers that you solve and things, because it would just create confusion during the exam. Also fix your sleep schedule. It would help making you more energized during the exam paper, and keep on revising your weak points as well as your strong points, because they are the things that would finally help you in the NEET exam. লাষ্ট 1 মান আছে চ' 1 মানত মেইনলি কি হ'ব, এতিয়া বেছি ষ্ট্ৰেছ ল'ব নালাগে। ষ্ট্ৰেছে মানে তোমাৰ কি বস্তুবিলাক উল্টা পুল্টা কৰি দিব। আৰু লাষ্ট 1 মান্থ মেইনলি তোমাৰ যি পঢ়িলে হ'লে আৰু মেইনলি এতিয়া কি কৰিব, NCERT-খিনি যি চব ৰিভাইজ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ পৰা মক টেষ্ট একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন যিমান যি আছে চবখিনি আকৌ এবাৰ ৰিভিজন কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ মেক্সিমাম তাৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাই দিয়ে। All the best. Tathastu.